जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए उसी को तैयारी में करते हुए हम देखते हैं आज का वीडियो क्या देखेंगे। नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, हम इसको देखने वाले हैं जो ये क्या है, हमारे संविधान में ये क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले हमने वीडियो में मौलिक अधिकार, हमारा जो भी अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स हमने कर लिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। हम एक एक भाग करके, जैसे भाग 1 भी करा दिया है, भाग 2 करा दिया नागरिकता, भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4 यानी भाग 4 आज हम देखने वाले हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये हमारे संविधान के भाग 4 में मिलता है। ठीक है, भाग 4 में है। और आर्टिकल की अगर अंदर बात करें तो आर्टिकल के अंदर की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक का है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो 60 से अधिक देशों का संविधान को अध्ययन किया गया और जिनमें से जो जो अच्छा लगा वो हम उनमें से लेते गए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये नीति निर्देशक तत्व का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो इसका अगर स्रोत की अगर हम बात करें तो ये हमने लिया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया है जी? आयरलैंड से लिया है। ठीक है, अब हम आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल की अगर हम बात करें तो ये 36 से लेकर के 51 तक का है। ठीक है, तो अब एक एक करके आर्टिकल को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल 36 देखते हैं। आर्टिकल 36 क्या कहता है? ये कहता है राज्य की परिभाषा देता है। केवल ये भाग 4 के लिए दे रहा है। अगर हम देखें वहां पर 12 में भी दे रहा था राज्य की परिभाषा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में भी हमने देखा। ठीक है, तो वहां पर हमने 12 में देखा राज्य की परिभाषा दे रहा था। अगर यहाँ पर देखें 36 में तो ये राज्य की परिभाषा दे रहा है केवल भाग 4 के लिए। ये जो आर्टिकल है 36, ये राज्य की परिभाषा दे रहा है केवल भाग 4 के लिए। यहाँ पर देगा आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा देता है भाग 4 के लिए, भाग 3 के लिए, भाग 2 के लिए, भाग 5 के लिए। ठीक है, ऐसे करके आपको देगा, उसमें से आपको टिक करना होगा। तो आप किसमें टिक कीजिएगा? भाग 4 पर। ये जो 36 है वो किस राज्य की परिभाषा दे रहा है? वो केवल भाग 4 के लिए दे रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं आर्टिकल 37 पर। आर्टिकल 37 को अगर हम देखें तो ये बताता है कि जो हमारा जो डीपीएसपी है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये हमारा कैसा है। ठीक है, वो तो था हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो प्रवर्तनीय था, उस पर हम जबरदस्ती कर सकते थे क्योंकि वो हमारा अधिकार है। कालर पकड़ के ममोड़ चमोड़ देते हैं, ले लेते हैं अधिकार। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये 36 क्या कह रहा है? 37 ये कह रहा है कि जो भी राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये गैर परिवर्तनीय है, यानी इस पर आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, इस पर आपका अधिकार नहीं है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि हमको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, हमको ये नहीं दे रहा है, हमको कहेंगे कि हमको ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। अरे भाई ये क्या है? ये नीति नहीं, इसमें आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और इसे न्यायालय द्वारा भी आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि ये सरकार हमारी अच्छी काम नहीं कर रही है, ये हमारे लिए सड़क नहीं बनवा रही है। ये हम जा करके केस कर दें नीतीश कुमार के पास, हमारे बिहार के सड़कें देखे। हालांकि जो बिहार में पुलें बन रही है उसको आप जानते ही हैं कि कब गिर जाएगा, कब क्या हो जाएगा, उसके बारे में तो आप नीचे पुलों में जाने से डर लगता है। हमारा बिहार थोड़ा अजबे है, वो आप देखते हैं वो खेत में नदी पुल बना देता है लोग। तो चलिए क्या कहना है, तो वो वही है। ठीक है, तो आप इसके संदर्भ में आपका जो गांव का जो भी सड़क है या मार्ग है या कुछ भी है साहब, ठीक है, आप कहेंगे विकास नहीं हो रहा है, हम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस करें या हाई कोर्ट में केस करें, तो ये ऐसा नहीं है। आप उसको नहीं कर सकते हैं, वो उसकी मर्जी है, वो देगा या नहीं देगा। आगे सब हम समझेंगे कि राशन कार्ड किसका आर्टिकल के तहत मिलता है, या सब ऐसे करके वृद्धा पेंशन, जो ये सब तमाम चीजें हैं जो आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आर्टिकल 37 क्या कहता है। तो आर्टिकल 37 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? गैर परिवर्तनीय, यानी इस पर इसे कोई भी इसके द्वारा नहीं लागू, इसका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो वही है। ठीक है, और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, और यह वाद योग भी नहीं है। ठीक है, इस पर आप बहस भी नहीं कर सकते हैं। उसमें था मौलिक अधिकार में, आप उस पर वाद योग भी है, क्यों अपने संसद हमारे मौलिक अधिकार को छीना या जबरन ये किया वो किया, इस पर बात विचार हो सकता था। ठीक है, इस पर नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 37 ये कहता है।
अगर आर्टिकल 38 की बात करें, आर्टिकल 38 कहता है राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, जैसे आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो। तो हमने कुछ कैसा किया है, जैसे अगर इसको अपने ही समझते हैं जैसे राशन कार्ड। ठीक है, राशन कार्ड हमने दे लिया, जैसे यानी राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए हम ऐसा कुछ करें। आर्टिकल 38 कह रहा है कि लोगों को राहत हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, जो कि वो भूखे प्यासे ना रह पाए, उनको एक जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमको ये दे रहा है आर्टिकल 38, जिसमें इसमें से सरकार बनाई जो राशन कार्ड बनाती है। ठीक है, राशन कार्ड भी अलग अलग है। ठीक है, वो पीला कार्ड होता है, ये सब होता है। पीला कार्ड पर ज़्यादा थोड़ा मिलता है, जो गरीबी रेखा से जो भी अत्यंत पिछड़े हुए हैं उनको राशन कार्ड जिसे मिल रहा है। ठीक है, तो ये हैं ताकि वो अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सके। ठीक है, तो ये हमने ऐसा करके देख लिया। अब यहाँ पर हम देख लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट, भाग ये 4 में मिलता है। और आर्टिकल की बात करें तो ये 36 से लेकर के 51 तक का मिलता है। अगर स्रोत की बात करें तो ये आयरलैंड से लिया गया है, ये आयरलैंड से प्रभावित हुआ है। 36 क्या कह रहा है, तो ये राज्य की परिभाषा दे रहा है केवल भाग 4 के लिए। ठीक है, अगर 38 का है, 37 का है, तो ये इस पर आप बात विचार नहीं कर सकते हैं। जो मिल गया वो रख लीजिए चुपचाप। 38 क्या कह रहा है जी, 38 कह रहा है कुछ आप ऐसा कदम उठाइए, एक ऐसा योजना लेकर के आइए, सरकार को कहता है एक ऐसा योजना लेकर के आइए जिससे लोगों की भलाई हो सके, आर्थिक रूप से हो जाए, सामाजिक रूप से हो जाए, राजनीतिक रूप से हो जाए। जो कि हमारी सरकार क्या लेकर के आई, राशन कार्ड लेकर के आई, जो कि अच्छा कदम है। ठीक है, अब इस पर हम चल के यहाँ पे इसको नोट कीजिए और आगे करके हम देखते हैं कि अगला आर्टिकल 39 क्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 39 क्या कहता है, तो ये कहता है, इसमें बताया गया है आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत उल्लेख है। क्या है जी, आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत उल्लेख है, यानी इसकी आर्थिक दशाओं को सुधारने के लिए बात कहा गया है। यानी पहला अगर हम बात करें तो सभी नागरिकों के लिए आजीविका का पर्याप्त क्या हो, साधन का अधिकार, क्या हो, साधन का अधिकार। सभी नागरिकों के लिए आजीविका यानी उसको घर चलाने के लिए कुछ पर्याप्त साधनों का उसको अधिकार इसमें दिया गया है। और दूसरा बात करें तो समान हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधन का समान वितरण। ठीक है, भौतिक साधन का समान वितरण, यानी जो भी सरकार दे रही है वो समान वितरण करे। धन की एकाग्रता, तीसरा क्या कह रहा है, धन की एकाग्रता और उत्पादन के साधनों को रोकथाम, यानी देख लीजिए कोई धन एकाग्रता तो नहीं कर रहा है। या चौथा कह रहा है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, जो भी पुरुष हो या महिला हो, जो समान काम कर रहा है उसके लिए समान वेतन होना चाहिए, ना कि उसमें भेदभाव करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है, ये कहा गया है आर्टिकल 39 के अंदर। ठीक है, और पांचवा देखें, पांचवा क्या कहता है, तो ये कहता है श्रमिकों यानी मजदूरों और बच्चों के, ठीक है, जबरन दुर्व्यवहार के खिलाफ स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण। इनके जो भी खिलाफ जो बच्चे हैं या श्रमिक हैं, इनके जबरन दुर्व्यवहार यानी इनसे ज़बरदस्ती मजदूरी कराया जाए, इनके स्वास्थ्य के खिलाफ खेला जाए। ठीक है, तो ये इस पर क्या करती है, संरक्षण देती है कि इनको ऐसा नहीं किया जाए। छठा क्या कहता है, छठा कहता है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर, यानी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो पोलियो पिलाया जाता है वो सरकारी होता है। बस वही कह रहा है कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर पर यहाँ पर क्या दिया जाए, ध्यान दिया जाए, इस पर सरकार काम करे। ठीक है, और इसी में 39A में 39A को लाया गया, किसको, 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और उसमें से ए में डाल दिया गया समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी सरकारी वकीलों का इसमें लिया गया। जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं, कई बार वो झूठे मुकदमे में फंस जाते हैं, उनको फंसा दिया जाता है
और उनके पास इतना पर्याप्त धन नहीं होता है या इतना उनके पास पर्याप्त में पैसा नहीं होता है जो कि वो अपने लिए कानून को, एक सरकारी ये वकील को वो अपने लिए हायर कर ले कि ताकि उनका केस जो है वो आसानी से लड़े। तो ये भी देखा गया कि जो भी गरीब बेचारे हैं उनके जो भी व्यक्ति हैं उनको फंसा देता है और इनके पास कुछ ऐसा धन नहीं होता है या कुछ ऐसा नहीं, इनके पास तो ज्ञान नहीं है कि वो अपना खुद केस लड़े, या वो सरकारी सॉरी वकील के पास जाते हैं, वकील पैसा लेगा भाई तभी तो काम करेगा, पैसा लेगा तो इनके पास पैसा नहीं, तो कहा गया कि एक संविधान को 42वां संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि जिनके पास जो भी जो वकील को जो उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, जो वकील को हायर नहीं कर सकते हैं, वो उनको एक वकील दिया जाए सरकार की तरफ से। वही क्या है सरकारी वकील। तो 39A में क्या कहता है सरकारी वकील का, अगर आप गरीबी हैं तो आप सरकारी वकील का हायर कर लीजिए, सरकारी वकील आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, और हम देखें आर्टिकल 41 देखें। आर्टिकल 41 क्या कहता है, आर्टिकल 41 कहता है, आर्टिकल 41 में क्या है, तो आर्टिकल 41 में ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, क्या ग्राम पंचायतों का गठन, इसको हम 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत लिया गया। सॉरी यहाँ पर 40 रहेगा, 40 आर्टिकल 40 में, ठीक है, आर्टिकल 40 में कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया। तो चलिए इसमें से जल्दी से आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आर्टिकल 41 को देखते हैं। आर्टिकल 41 क्या कहता है, आर्टिकल 41 में ऐसा क्या है, आर्टिकल 41 में क्या कहता है, तो कुछ मामलों में काम करने का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, या सार्वजनिक सहायता, ठीक है, ये कहता है। जैसे कैसे हुआ, तो ये वृद्धा पेंशन योजना चल रहा है, इसी के तहत विधवा पेंशन योजना आर्टिकल 41 के तहत, विकलांगता आर्टिकल 41 के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ठीक है, यह भी आर्टिकल 41 के तहत, अन्नपूर्णा योजना आर्टिकल 41 के तहत, ठीक है। अगर हम 42 देखें, आर्टिकल 42 क्या कहता है, आर्टिकल 42 में अगर हम देखें, ध्यान से देखिए आर्टिकल 42 को, तो ये कहता है न्याय एवं कार्य, क्या न्याय एवं कार्य की मानवीय दशा तथा मातृत्व राहत, मातृत्व, ठीक है, राहत उपबंध करता है। जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम ना करना देना, ठीक है, किसी महिला को, गर्भवती महिला है, इससे कोई हार्ड वर्क ना करने देना, ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 42। आर्टिकल 43 को अगर हम देखें, आर्टिकल 43 क्या कहता है, आर्टिकल 43 कहता है न्याय एवं कार्य की मानवीय दशा तथा मातृत्व राहत उपबंध करता है, ठीक है, सॉरी आर्टिकल 43 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 43 क्या कहता है, आर्टिकल 43 कहता है एक उचित मजदूरी सभी श्रमिकों के लिए, एक उचित मजदूरी सभी श्रमिकों के लिए जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का सभ्य मानक है। आर्टिकल 43 कहता है एक उचित मजदूरी, यानी जो भी मजदूरी जो है, एक ऐसा मजदूरी को निर्धारित किया जाए ताकि वह एक मजदूरी, जो मजदूर है उसके जो भी सामाजिक जो भी आजीविका है, वो खाना पीना से लेकर के एक उचित मजदूरी को तय कर दिया जाए, जो वही रहेगा, जैसे 300 किया जाए या 400 किया जाए, तो वही बोल रहा है आर्टिकल 43, कह रहा है कि एक उचित मजदूरी सभी श्रमिकों के लिए जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का एक सभ्य मानक है। तो ये आर्टिकल 43 हो गया। 41 से ले 41 में क्या कहता है, तो कुछ मामलों में काम का, शिक्षा का अधिकार दे रहा है, सार्वजनिक सहायता जैसे वृद्धा पेंशन योजना, इसी के तहत विधवा पेंशन योजना, विकलांग राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ठीक है, अन्नपूर्णा योजना, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं आर्टिकल आगे की ओर बढ़ते हैं, तब तक इसको क्या कीजिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के
चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल 43A। 43A की अगर हम बात करें आर्टिकल में, आर्टिकल 43A क्या कह रहा है जी? आर्टिकल 43A यह कहता है उद्योगों के प्रबंध में, क्या उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए। ठीक है, यह कह रहा है कि जो भी उद्योग हैं उनमें जो भी श्रमिकों की भागीदारी को भी सुरक्षित किया जाए। उनमें उन उद्योग में जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, इनके भी भागीदारी को क्या किया जाए? सुनिश्चित किया जाए, सुरक्षित किया जाए। ठीक है, 43 का कह रहा है 43B में कह रहा है कि सहकारी समितियों के प्रोत्साहन, यानी इसका क्या अर्थ हुआ? तो ये कहता है कि समान उद्देश्य को हासिल करने के लिए कई लोगों या संस्थानों को मिलकर काम करना। जैसे मान लीजिए कि एक यह कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी को चलाने के लिए कम से कम एक तो इसका मालिक होगा जो किया होगा, बनाया होगा इसको, लेकिन ये अकेला नहीं चला सकता है। और दो लोग हो, माने अधिक से अधिक लोग हों या कोई संस्थान हो। जैसे मान लीजिए कोई अगर अच्छे खासा संस्थान है तो वो दो मिल करके एक संस्थान बना करके चलाता है, तो ये इसमें कहता है कि ये भागीदारी होनी चाहिए सहकारिता का। इस पर ये सरकार क्या करे? बढ़ावा दे, इस सब काम करने के लिए क्या करे? बढ़ावा दे। ठीक है, अब यहाँ पर आर्टिकल 43 हो गया। 44 को आप देखते हैं। आर्टिकल 44 क्या कहता है? ये कहता है नागरिकों के लिए, क्या? नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता। नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता, यानी अगर जो भी सभी धर्मों के लिए ये क्या कर रहा है? यही है, क्या है ये? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। यहीं पर मोदी जी कहते हैं कि हम क्या करेंगे? एक ऐसा कानून लेकर के आएंगे, नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता को लेकर के आएंगे, और जो भी होगा वो सब एक ही तरह से होगा। यानी वो एक ही शादी करेगा, मुस्लिम जो 4 शादी करते हैं वो नहीं करेंगे, एक शादी करेंगे। वही ये कह रहा था, कहता है इसमें कहता है कि सभी धर्मों का विवाह तलाक की शर्तें समान रहेगी। विवाह कीजिए या तलाक लीजिए, आपको सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, भले ही विवाह में होता है तो विवाह आप भले ही आपको जो रीति होती है उससे आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी अगर तलाक है, ठीक है, उसका कंसेप्ट आप एक ही तरीके से कर सकते हैं, कोर्ट से वो हो सकता है। ठीक है, तो ये यही बोलता है। आर्टिकल 45 की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है जी? ये कहता है सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल शिक्षा प्रदान करता है जब तक कि वो 6 वर्ष की आयु पूरी ना कर ले। जब तक कि वो 6 वर्ष की आयु पूरी ना कर ले तब तक इनके लिए एक बचपन की जो भी देखभाल शिक्षा का प्रदान होता है, जो बोलते हैं आंगनबाड़ी। वो एक रील्स नहीं वायरल हुआ था, वो बोलता है कहाँ पढ़ते हो, तो कहता है आंगनबाड़ी में। ठीक है, वो वही है आंगनबाड़ी। इसके लिए कंसेप्ट लाया गया, और उसको जो भी 6 वर्ष के नीचे के जो भी बच्चे हैं उनको वहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है, और 6 वर्ष हो जाते हैं तो उनको स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, स्कूल चले जाते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 46 को देखते हैं। 46 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि SC यानी अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्गों को शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। यानी कह रहा है 46 इन पर विशेष करके ध्यान दिया जाए, इनके आर्थिक और शैक्षिक यानी इनको शिक्षा पर थोड़ा सा बल दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा इनको। ठीक है, 47 क्या कहता है? कहता है कि पोषाहार यानी जो भी पोषण है, पोषण के लिए जो भी एक मनुष्य की जो आहार होता है, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, या कुछ भी अच्छे क्वांटिटी का जो भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक होगा, उसको आप बढ़ावा दीजिए। उस भोजन को आप क्या कीजिए? उस भोजन का स्तर को बढ़ावा दीजिए। जो हमारे शरीर को नष्ट करते हैं, वो हमारे शरीर को हानियां पहुंचाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कीजिए? प्रतिबंध लगाइए, बंद कीजिए उसको। जैसे नशीले दवाइयाँ को बंद कीजिए, शराब पर प्रतिबंध कीजिए। जैसे कि बिहार में लगा हुआ शराब बंदी, फिर भी होम डिलीवरी हो जा रहा है भैया। ये कैसा हो सकता है? ये बिहार में है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, खेत में पुल बन सकता है तो क्या शराब होम डिलीवरी नहीं हो सकता है? हो सकता है, होना भी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया आर्टिकल 47।
आर्टिकल 47 तक हम देख लिए। अब हम देखेंगे 48, 49, 50 और 51। 51 तक है, उसको हम देख लेंगे। उसके बाद भी जो भी है उसके डीपीएसपी को क्या करेंगे, उसका वर्गीकरण देखेंगे। और जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार देते हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल 48 को। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 की अगर हम बात करें तो ये कहता है कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगा देना। ठीक है, यानी कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि, ठीक है, तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगा देना। ठीक है, यानी जो भी दुधारू पशु है उनकी जो भी अगर हत्या हो रही है तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। और इसी आर्टिकल के तहत जो भी भारत में गौ हत्या जो भी बंद हुआ है वो इसी आर्टिकल के तहत लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं लगा हुआ है कि गौ जो भी गाय है वो माता, जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं वो माता मानते हैं उसको, इसलिए नहीं हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो दुधारू कैटेगरी के अंदर आ रही है गाय। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या किया गया, उसकी हत्या को प्रतिबंध किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 48A की। 48A की अगर बात करें तो ये पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कहा गया है। यानी जो भी वन है और वन में जो भी जीव हैं उनकी सुरक्षा की बात कही गई है 48A में, यानी 48 में कही गई है। ठीक है, अब हम 49 को देखते हैं। आर्टिकल 49 तो ये कह रहा है कि स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, यानी जैसे ऐतिहासिक जो भी इमारत है उनको देख किया जाए, उनकी जो भी सुरक्षा प्रदान किया जाए। जैसे ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, दिल्ली गेट, सब ये बड़े बड़े जो भी संस्थान हैं, जो भी इमारत हैं, ठीक है, जो भी राष्ट्रीय महत्व को धारण किए हुए हैं उनको क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। ठीक है, अब 49 देख लिए। अब 50 को देखते हैं। आर्टिकल 50 तो ये कहता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या कह रहा है? आर्टिकल 51 के अंदर बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, यानी बढ़ावा देना। जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय शांति में जो भी कदम उठाया जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हो, हमारी सुरक्षा के लिए, तो इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, काम करें, इसको हम बढ़ावा दें। ठीक है, ये हम आर्टिकल के फॉर्म में देख लिए जो 36 से लेकर के 51 तक का था। ये हम आर्टिकल देख लिए। अब हम देखेंगे जो भी है आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो इसके वर्गीकरण का बात करेंगे। ठीक है, और इस पर क्या क्या जो बुद्धिजीवी हैं क्या सोचते हैं इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिए और उसके बाद आगे हम राज्य नीति निर्देशक तत्वों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आर्टिकल तो देख लिए 36 से लेकर के 51 तक। अब हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण देख रहे हैं, इसके बांट कर देखेंगे। तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी तत्वों। गांधीवादी तत्वों के अगर समाजवादी अगर देखें, समाजवादी तत्व में आर्टिकल 38, 39 क, 41, 42, 43 क और 47 को सम्मिलित किया गया है। ये सभी जो आर्टिकल हैं इनको किसमें रखा गया है? समाजवादी में। अगर गांधीवादी की बात करें तो आर्टिकल 40, 43 ख, 46, 47 और 48 को रखा गया है। ध्यान रहे आर्टिकल 47 को उदारवादी में भी रखा गया है और क्या गांधीवादी में भी रखा गया है, दोनों में रखा गया है। 47 में 47 को ये किस में रखा गया? समाजवादी में भी रखा गया है और आर्टिकल 47 को गांधीवादी में भी रखा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं उदारवादी तत्व। उदारवादी में अगर देखें तो आर्टिकल 44, ठीक है, 45, 48 क, 49, 50,
और 51 को उदारवादी तत्वों में रखा गया है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो 48 को हम गांधीवादी में भी रखे हैं और 48 को हम उदारवादी तत्वों में भी रखे हैं। ठीक है, तो ये रहा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण हम देख लिए, 3 प्रकार का है, 3 भागों में हमने इसको बांट दिया, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी तत्वों। गांधीवादी तत्वों में कौन कौन से आर्टिकल है वो भी देख लिया, और उदारवादी में कौन कौन से आर्टिकल हैं वो भी देख लिया, और हम समाजवादी में कौन कौन से आर्टिकल है वह भी देख लिया। लेकिन मुख्यतः पूछे जाने वाला यही है 47 और 48। 47 ये भी पूछा जा रहा है कि समाजवादी में भी है और गांधीवादी में भी है, 48 है गांधीवादी में भी है और उदारवादी में भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि इसके संदर्भ में, यानी डीपीएसपी के संदर्भ में कुछ विद्वानों की राय को देखते हैं कि वो कैसे इसको कैसे देखते हैं। अगर हम बात करें केटी शाह को, केटी शाह क्या कहते हैं? केटी शाह कहते हैं डीपीएसपी एक चेक है, चेक के समान है जिसे बैंक अपने हिसाब से अदा करेगा। ये कहते हैं कि डीपीएसपी है वो लोगों की मांग नहीं है, वो सरकार जब चाहेगी वो अपने हिसाब से देगी या ना देगी, उसी तरह है। यानी जो वो ये कहते हैं कि इन्होंने डीपीएसपी को चेक के समान है, ठीक है, जो बैंक अपने हिसाब से देगी। ठीक उसी प्रकार वही क्या है, सरकार अपने हिसाब से जो योजना बनाए या जो देगी वो ठीक है, तो वही क्या कहते हैं, केटी शाह कहते हैं। ठीक है, अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अगर हम देखें कि ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं इन्होंने डीपीएसपी को क्या क्या है, भारतीय की अनोखी विशेषता बताया गया है। भारतीय संविधान का क्या बताया है, अनोखी विशेषता बताया गया है कि ये अद्भुत है, ये अनोखा विशेषता है हमारे भारत संविधान का। अब तीसरा का देखें तो ग्रेनविल ऑस्टिन ये क्या कहते हैं जी, तो इन्होंने कहा डीपीएसपी को संविधान का आत्मा कहा है। क्या कहा है, संविधान का आत्मा कहा है। कौन कहे हैं, तो ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, अगर हम टीटी कृष्णमाचारी को देखें तो ये क्या कहते हैं इसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में, तो इन्होंने कहा कि यह भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर है। यहाँ पर लोगों के साथ लोगों के भावनाओं के साथ खेला जाता है। कहा जाता है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, पर वो हो नहीं पाता है। ठीक है, तो यही इन्होंने कहा है कि ये भावनाओं का कूड़ा घर है, जहाँ पर आपकी तो वोट लेकर के वो सरकार पार्टियां बना लेती है पर आपका काम नहीं करते, आपका भावना उसी तरह रह जाती है। कहती है कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, सड़क बनाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, फिर वही हाल हो जाता है। ठीक अभी वही है, तो ये अभी ये इनका बहुत ही अच्छी तरह से टीटी कृष्णमाचारी जो कहते हैं वो यहाँ पर सटीक दिखाई दे रहा है आज के वर्तमान समय में। ऐसे जो है कि हमारे भावनाओं के साथ ये खेला जा रहा है। जैसे आज सब बच्चे जो हैं या रोजगार के लिए परेशान हैं और वैकेंसी होते हुए भी, सीट खाली होते हुए भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो यही वो कह रहे हैं कि ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और भावनाओं का ये अस्थायी कूड़ाघर है। ठीक है, तो ये हम आज के इस वीडियो में डीपीएसपी को डिटेल पढ़ चुके हैं और इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा गया है और नहीं पूछा जाएगा। एक दिवसीय एग्जाम में अगर ये देख लेते हैं तो इसके लिए आप कहीं से बाहर देखने की कोई वीडियो की जरूरत नहीं है। आप इसको अच्छा तरह से तैयार कीजिए और इसी से आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए अगर देखना चाहते हैं देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे वो अच्छे अच्छे वीडियो से संपर्क वो भी इनसे कुछ सीख सकें। चलिए, थैंक यू। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।